हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत संवैधानिक विकास का प्रथम जो अध्याय है या प्रथम जो टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो टॉपिक है नॉर्मली आपने पॉलिटी की क्लासों में इसको देखा होगा। आज हम इसे ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से कवर करेंगे। चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, मुख्य रूप से इसको हम 4 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से इसकी जो पृष्ठभूमि है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो सरकार की प्रतिक्रिया थी उसको हम देखेंगे। उसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में हम देखेंगे। साथ ही इसमें मुख्य रूप से जो कमियां हैं उसके बारे में भी देखेंगे और इनकी कमियों को दूर करने के लिए जो नया एक्ट आया था उसके बारे में भी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में भी हम इस अध्याय में देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका जो हमने पहला पॉइंट बनाया है, इसकी पृष्ठभूमि, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कंपनी जो थी उस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हमारे यहाँ पर हुई थी और महारानी ने उस समय इसे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अर्थात एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हमारे यहाँ पर 15 साल का एक अधिकार पत्र लेकर के कंपनी हमारे यहाँ पर स्थापित हुई थी। धीरे धीरे कंपनी ने अपने पाँव को पसारना प्रारंभ किया। 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने अपने को एक मुख्य किरदार के रूप में खड़ा कर दिया। 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मामलों पर पूरा अधिकार कर लिया था। अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी मामले थे उनमें जो राजस्व एकत्र करने का अधिकार था उनमें ये लोग हस्तक्षेप करने लगे थे। 1765 से लगाकर 72 की ये जो अवधि थी उसमें द्वैध शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर देखने को मिली थी, जहाँ पर ये देखा गया था कि जो सरकारी कर्मचारी थे अर्थात कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके पास अधिकार अधिक थे और जिम्मेदारियाँ कम थी। इसके विपरीत कंपनी के जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनके पास जिम्मेदारियाँ अधिक थी और अधिकार कम थे। परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन के कर्मचारी थे वो बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार को देखने को मिलता है। साथ ही अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का इसमें उत्पीड़न भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक मुख्य कार्य ये भी हो रहा था कि जो कंपनी के कर्मचारी है वो लगातार फल फूल रहे थे, अर्थात उनको लगातार लाभ मिल रहा था, लेकिन कंपनी जो थी वो लगातार घाटे में चल रही थी या लगातार उसको घाटा हो रहा था। इन सभी को देखते हुए कंपनी ने जो प्रतिक्रिया दी वो निम्न है। अगला जो पॉइंट है, हमने दूसरा जो पॉइंट लिया है इसका पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो इन सभी परिस्थिति थी अर्थात कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था और जो कर्मचारी थे वो लगातार फल फूल रहे थे, साथ ही किसानों का जो टैक्स था वो ज़्यादा फैल रहा था, साथ ही जो भारत की स्थिति थी वो बहुत ही गड़बड़ाई हुई थी। परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन में संसद थी उसके द्वारा एक प्रतिक्रिया लाई गई अर्थात एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट या इसको हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास के रूप में कंपनी ने अपना प्रथम एक एक्ट लाए जिससे कंपनी कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं नियमन कर सके।
परिणाम स्वरूप कंपनी ने नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपनी ने मुख्य रूप से इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट को हम अगर देखें तो इस कंपनी ने दो भागों में विभक्त कर रखा था। एक भाग था ब्रिटेन के अंतर्गत और दूसरा था भारत के अंतर्गत। इनके प्रावधानों में हम देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत कंपनी ने मुख्य रूप से दो परिवर्तन किए। नंबर एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी जो भारत के गवर्नर थे वो भारत में एक बोर्ड की स्थापना की गई जिसको नियंत्रण बोर्ड कहा गया। इसके साथ ही एक ब्रिटेन में भी एक गठन की स्थापना की गई जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वहाँ पर कुछ सदस्यों का एक संगठन था, या हम कह सकते हैं कि 24 सदस्यों का एक संगठन था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कंपनी को, ब्रिटेन से भारतीय कंपनी को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रही थी। इसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल पहले 1 वर्ष हुआ करता था, उसको बढ़ा करके इन्होंने 4 वर्ष कर दिया। साथ ही इसमें जो दूसरा परिवर्तन इन्होंने किया वो एक पत्र व्यवहार के रूप में किया। पत्र व्यवहार अर्थात भारत के अंतर्गत कुछ भी संवैधानिक विकास या कुछ भी अधिनियम या कानून बनाया जाता है तो उसकी जो परमिशन होती है वो संसद अर्थात ब्रिटेन की संसद के माध्यम से की जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से जो परिवर्तन किए गए या उस समय तात्कालिक समय में जो कानूनी परिवर्तन किए गए उनका एक ब्यौरा नियंत्रण मंडल के पास आता है और वो उसको कानून बनाता है। उसके पश्चात उसको संसद के पास भेजता है ब्रिटेन में, और वहाँ से इसका जो नियमन होता है और नियंत्रण होता है वो वहाँ से लागू किया जाता है। इसके साथ ही भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुए तो हम देख सकते हैं कि उस समय 1773 से पहले बम्बई, बंगाल और मद्रास 3 तात्कालिक ब्रिटेन के अंतर्गत रियासत थी। अर्थात कंपनी के पास मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्र थे। तो उन्होंने अपने इस शासन को चलाने के लिए उस समय गवर्नर जो थे उनको पद ग्रहण करवा रखा था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उन्होंने इसमें गवर्नर के ऊपर अर्थात बम्बई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर, इन तीनों में से मुख्य रूप से जो बंगाल का गवर्नर था उनको गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और बम्बई और मद्रास को इसके अंतर्गत रखा गया। अर्थात जो भी निर्णय लिए जाएंगे, आंतरिक निर्णय तो बम्बई की जो क्षेत्र है बम्बई का गवर्नर है बम्बई क्षेत्र में करेगा, मद्रास का गवर्नर है वो मद्रास क्षेत्र में करेगा, और अगर पूर्ण रूप से किसी पर नियमन किया करना है या कानून बनाना है तो उसे बंगाल का जो गवर्नर है वो नियंत्रित करेगा। साथ ही इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको नए नियम या नियमन करने के लिए एक 4 सदस्यीय परामर्श समिति बनाएगी जिसमें मुख्य रूप से 4 सदस्य थे। साथ ही एक स्वयं जो गवर्नर जनरल होता था, उसमें तात्कालिक समय में जो गवर्नर जनरल बनाए गए था वो क्लाइव बनाए गए थे। तो मुख्य रूप से उस परिषद में या ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें मुख्य रूप से 5 सदस्य थे। इसमें जो 4 सदस्य थे क्लाइव के अलावा वो थे क्लेवरिंग, मेसन, बेरवेल और फिलिप फ्रांसिस। बेरवेल के आगे मैंने भारत लिखा है, अर्थात बाकी 3 सदस्य जो थे वो ब्रिटेन से आए थे। बेरवेल भारत में ही निवास कर रहे थे तो भारत से ही उनको उसमें शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही जो फिलिप फ्रांसिस थे वो गवर्नर जनरल क्लाइव के प्रबल विरोधी थे। इसके साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा एम्पे को बनाया गया और अन्य 3 न्यायाधीशों में जॉन हाइडे, रॉबर्ट चैम्बर
और ली मैस्ट्री इनको शामिल किया गया। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, HCl, H फॉर हाइडे, C फॉर चैम्बर और ली फॉर मैस्ट्री। धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा। आगे के जो एक्ट है उनके बारे में मैं आपको न्यू क्लासेस बना करके दूंगा। थैंक यू।